हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और हम सभी लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के वन शॉट लेक्चर्स, जिसमें सबसे प्यारा चैप्टर मोशन, इसकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, आपको इस वन शॉट सीरीज में क्या करना है सबसे पहले मैं वो बताता हूं। एक कॉपी निकाल लीजिए, एक पेन निकाल लीजिए। जो जो चीजें मैं समझाता जा रहा हूं इन डेप्थ, है ना, वो सारी चीजों को समझते जाइए, लिखते जाइए। यानी कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक एक बात को अपनी कॉपी पे नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे कोई कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करिए, उसको जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना। फिर वीडियो को प्ले करिए एंड देन आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज देखो, यहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज करेंगे। वन शॉट लेक्चर जरूर है, लेकिन ये एक डिटेल्ड लेक्चर है। मतलब कभी भी अगर आपको चैप्टर मोशन पढ़ना हो क्लास 9th का, तो आप इस वन शॉट पर आ सकते हैं दोबारा और इस पूरे वन शॉट को देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। देखिए, आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा एक कोटेशन है, बहुत ही इंस्पायरिंग कोटेशन है। क्या? एवरी सनसेट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीसेट। यानी कि कभी भी लाइफ में प्यारे बच्चों अंधेरा नहीं आता है। अगर अंधेरा आया है तो उजाला भी आएगा। यानी कि एक बार आप वो फिर से, वो थानोस वाला था ना, वो मुठिया पहन करके रीसेट करता है ना। तो ऐसे ही आप भी रीसेट करते हो, कभी भी रीसेट कर सकते हो। यानी कि कभी भी देर नहीं होती है। जब जागो तब सवेरा है। जब से आप चाहेंगे तब से आप जो है चीजों को बदल सकते हैं। ठीक, तो अभी कोई भी फेज हो आपकी पढ़ाई का, अगर आपने ठान लिया है कि आपको टॉप करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स मजबूत करने हैं, आपको आईआईटी जेईई नीट में सिलेक्शन लेना है, तो ये आपके लिए राइट अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं एक्सेप्ट करना है। आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही प्यारे से चैप्टर मोशन। सबसे पहली बात आती है बेटा, मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, देन दैट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी कि अगर कोई कार यहां मेरे सामने से ऐसे ऐसे निकल जाए, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और कार ऐसे मूव कर गई, तो मेरे रिस्पेक्ट में कार ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। दैट मींस अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। जैसे यहां पर मैंने क्या बोला, कार अगर मूव कर गई मेरे रिस्पेक्ट में, तो मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हूं ना, मैं यहां पे रुका हुआ हूं, तो मुझको क्या माना जाएगा, रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अगर मैं इसी चीज को आपको समझाऊं, मान लो ये एक सड़क है, एक रोड है, और यहां पर कोई एक पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक, इस पर्टिकुलर पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर कोई कार यहां पर थी और वो मूव करते हुए यहां पर पहुंच गई, यानी कि इस कार ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, देन द कार इज सेड टू बी इन मोशन। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे। क्लियर? अब मोशन से ही जुड़ा एक टर्म और है जिसको हम लोग रेस्ट कहते हैं। तो सर रेस्ट क्या है? तो प्यारे बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहा जाता है कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। That means if the object is changing position with time, it is in motion, and if the object is not changing its position with respect to time, it is said to be in rest. अब मुद्दा यह है कि सर किस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे रेस्ट पर है और किस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे मोशन में है। तो प्यारे बच्चों, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर एब्सोल्यूट टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर एब्सोल्यूट टर्म। बोथ आर एब्सोल्यूट टर्म। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है। ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है ना? तो हमको क्या लिखना चाहिए? रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। क्लियर है? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एब्सोल्यूट टर्म लिख देते हैं। एब्सोल्यूट नहीं, इसीलिए मैंने आपको बताया रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ, कोई सेम ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट पर हो सकता है, बट मेरे लिए उसी समय पर वो मोशन में हो सकता है ना? जैसे सोचो, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें खुद को, आप अपने घर में बैठकर मोबाइल में देख करके इस समय पढ़ रहे हो और मैं यहां पे मान लो खड़े होकर ऐसे पढ़ा रहा हूं,
क्लियर? तो आप मेरे लिए रेस्ट पर हो और मैं आपके लिए रेस्ट पर हूं, क्लियर? लेकिन अगर कोई मून पर ऑब्जेक्ट हो, मान लो जादू, है ना, मूवी तो देखी होगी, कोई मिल गया, है ना, उस मूवी में एक जादू था, है ना, पो 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 पो, वही वाला, यस। तो वो अगर मून पर है और वो वहां से हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हो, तो वो क्या बोलेगा, यार कितना बिंदास टीचर है ना? जिस प्लैनेट पर है वो प्लैनेट खुद ही ऐसे ऐसे घूम रहा है भाई साहब, वो तो खुद ही ऐसे ऐसे घूम रहा है ना? अगर पूरा का पूरा अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है बेटा, तो मैं भी तो ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, मेरी बिल्डिंग भी तो ऐसे ऐसे घूम रही है, आप भी तो ऐसे ही ऐसे घूम रहे हो। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब आप और मैं एक दूसरे के लिए रेस्ट पर है, बट हम दोनों उस जादू के लिए मोशन में है। इसका मतलब कोई सेम ऑब्जेक्ट एक ही समय पर रेस्ट में भी हो सकता है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही सेम ऑब्जेक्ट उसी समय पर मोशन में भी हो सकता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप सबको अच्छे से आना चाहिए, सबको ये बात पता होनी चाहिए, क्या कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है मोशन को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो टोटल पाथ लेंथ covered between two points is called distance, है ना? दो पॉइंट्स के बीच में जो टोटल पाथ लेंथ होता है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे मान लो एक ये प्लेस है, ये आपका घर है, योर होम, और एक ये प्लेस है, ये आपका मान लो स्कूल है, योर स्कूल। क्लियर? अब आप अपने घर से स्कूल जाते हो बेटा, तो घर से स्कूल जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, है ना? आप ऐसे ऐसे हो सकता है घूम घाम के अपने स्कूल पहुंचो, हो सकता है आप एकदम फुल मस्ती में हैं, एकदम मौज करते हुए आप स्कूल पहुंचे। तो आप खुद चेक करो, पहले वाले रास्ते में जब आप गए तो आपको L1 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, पाथ लेंथ L1 था, दूसरे वाले में L2 था, तीसरे वाले में L3 था, और चौथे वाले में पाथ लेंथ प्यारे बच्चों L4 था। और हम सभी को यह बात पता है कि L1, L2, L3, L4 in this diagram they are not equal to each other। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो आपने पाथ लेंथ कवर किया है, दैट पाथ लेंथ इज डिफरेंट अलोंग डिफरेंट पाथ, है ना? वही पाथ लेंथ प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर? और डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है प्यारे बच्चों मीटर। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। किसमें? इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में मीटर, और सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम। ये आप सबको पता होगा, है ना? मेजरमेंट के लिए प्यारे बच्चों दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, है ना? एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, वैसे चार सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ठीक, चार होते हैं, बट आप लोग समझ लो एसआई और सीजीएस दो सिस्टम है। तो लेंथ को, डिस्टेंस को मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब मुद्दा ये है, ठीक है सर, कुछ समझ में आ गई हैं चीजें, अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे जो हम लोग के पास अगला जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है प्यारे बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड, सो द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब जरा सोचो, अगर आप अपने घर से स्कूल की तरफ गए तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? विच वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ?
सोचो सोचो, क्या यही शॉर्टेस्ट पाथ था? जब आप अपने घर से स्कूल की तरफ गए प्यारे बच्चों, तो क्या यही सबसे छोटा पाथ था? है ना? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर है ना? तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और एक एक चीज भाई साहब, हाँ, एक एक चीज क्लियर करना है, कुछ भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है ना? क्या कि डिस्टेंस का मतलब हुआ टोटल पाथ लेंथ, और जो सबसे छोटा पाथ लेंथ हो उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज जरा और सोचो, अगर हम अपने घर से स्कूल तक गए, डिस्टेंस अगर निकालना है प्यारे बच्चों, तो इधर वाले में कुछ हो सकता है 20 मीटर, इसमें हो सकता है 15 मीटर, इसमें 10 मीटर और इसमें 40 मीटर। क्लियर? हर एक पाथ के अलोंग देखो डिस्टेंस अलग अलग है, और डिस्टेंस के लिए कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, है ना? सो डिस्टेंस हैव नो सर्टेन डायरेक्शन। क्या मैंने बताया आपको? डिस्टेंस हैव नो सर्टेन direction. The distance has no certain direction. डिस्टेंस का कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, तो फिर घर से एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में कहां जाना पड़ेगा? स्कूल, है ना? अपने घर से एकदम सीधे अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ पर जा रहे हो प्यारे बच्चों, है ना, तो एक फिक्स डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट हैज सर्टेन फिक्स्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के लिए सर्टेन डायरेक्शन भी होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यही कारण है कि अगर मैं किसी भी क्वांटिटी की बात करता हूं, इफ आई डिस्कस एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बेटा अगर हम लोग बात करें, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो तरह की होती है। सबसे पहली क्वांटिटी का टाइप है स्केलर क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स हैं प्यारे बच्चों? दो। पहला स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा क्या हो सकता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब कई बच्चों के मन में यह आया होगा, सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बेटा कोई भी ऐसी चीज जिसको मेजर कर सको, जिसकी कुछ वैल्यू होती हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में सर क्या क्या होता है? दो चीजें। सबसे पहली होती है उसकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको बेटा बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। ठीक, सबसे पहली चीज क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज होती है उसका अपना यूनिट, उसका अपना यूनिट। क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटी में कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा आपका वेट कितना है, तो आप बोलेंगे सर मेरा वेट है मान लो 55 kg, है ना? मैं आपसे कहूं बेटा आप अभी कितना टाइम हो रहा है, तो आप हो सकता है बोले सर 4 PM 5 PM, है ना? कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। मैं आपसे बोलूं बेटा इस पेन का लेंथ कितना है, आप बोलेंगे सर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। जरा सोचो, मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं रैंडम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक? इन चीजों से, डिस्टेंस और इन सब से कोई लेना देना नहीं है ना? सिंपल चीज मैंने आपसे पूछी। तीनों आंसर्स में एक चीज कॉमन है। पहले बेटा आपने नंबर बताए हैं हमको, देखो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। बाद में आपने कुछ लेटर्स बताए हैं, इन लेटर्स को क्या बोलते हैं? यूनिट्स। क्लियर? सो मैग्नीट्यूड और यूनिट्स को कंबाइन करके क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की हो सकती है? दो। सबसे पहला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। All those quantities which have magnitude only are called scalar quantities, but the quantities having magnitude as well as direction, quantities having magnitude as well as direction are called vector quantities.
जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो वो क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर? अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं आपको कंपेयर करके दिखा दूं तो देखो डिस्टेंस जो है उसका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब डिस्टेंस बेटा कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस भाई साहब कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज स्केलर, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर? बट वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास एक फिक्स डायरेक्शन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप आपको ये बात अब एकदम अच्छे से फुल डिटेल में समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। अब मोशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे आते हैं। ठीक, मोशन के डिफरेंट टाइप्स पर आते हैं प्यारे बच्चों। मोशन दो तरीके का हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, मोशन हैज टू टाइप्स। मोशन जो है प्यारे बच्चों, मोशन के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं? दो टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला है बेटा यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। दैट मींस इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, जैसे मान लो पहले 1 सेकंड में वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना? दैट मींस इफ द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, then its motion is said to be uniform motion, है ना? और इस ऑब्जेक्ट को आप चेक करो, ये ऑब्जेक्ट हर 1 सेकंड में प्यारे बच्चों 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं स्पीड यहां पे लिखूं तो इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। और 2 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों वो कैसी है? कांस्टेंट है। क्लियर? स्पीड कांस्टेंट है। और सोचो, ठीक, स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर? और स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब सिंपल सा यही है कि ये ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में, सॉरी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर? अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस। पहले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकंड में 3 मीटर चल गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में 4 मीटर चल गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर चल गया। इसका मतलब क्या है? इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल देखो 1-1 सेकंड का ही है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पहले 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? दिस टाइम यहां पर स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, यहां 3 मीटर पर सेकंड, यहां 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, that means this time speed of the object is not constant. ठीक, इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो स्पीड कैसी है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर स्पीड क्या होता है? अभी मैं आगे बात करता हूं बेटा। डेफिनेशन देखिए, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल मे बी। टाइम इंटरवल कितना भी छोटा ले लो, मैं तो 1-1 सेकंड का टाइम इंटरवल ले लिया, चाहे जितना छोटा ले लो, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है तो मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है। Clear? A body has non-uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time. टाइम इंटरवल देखो इक्वल 1-1 सेकंड का ही है, लेकिन जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो प्यारे बच्चों इक्वल नहीं है, इसलिए ये मोशन कैसा हुआ? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अब एक एक करके, क्योंकि पीछे एक टर्म आया स्पीड। क्लियर? तो आइए स्पीड की बात करते हैं। वैसे मुझे लगता है आप सबको स्पीड के बारे में पता होगा। तो बेटा स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम।
डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लिखूं तो स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। क्लियर? ये आप लोग बचपन से आई होप पढ़ते चले आ रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब जरा सोचो, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम प्यारे बच्चों, टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। टाइम के पास भी कोई डायरेक्शन भाई साहब नहीं होता है, इसका मतलब ये भी स्केलर ये भी स्केलर, इसलिए प्यारे बच्चों जो स्पीड है, दैट स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। Clear? Speed also does not have any direction, then any fixed direction. So speed is a scalar quantity. Clear? अगर मैं आपसे कहूं यूनिट बता दो भैया स्पीड का क्या है, यूनिट बता दो स्पीड का क्या है, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड। क्लियर? सो मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का होता है सर सेंटीमीटर, टाइम का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है बेटा वो एसआई सिस्टम में है, सेंटीमीटर पर सेकंड जो है आपका वो सीजीएस सिस्टम में है। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। ठीक, और ये बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अब आइए स्पीड्स में भी और डेप्थ पे चलते हैं। सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, अगर वो स्पीड फिक्स्ड है, अगर वो स्पीड कांस्टेंट है, मान लो फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक, तो वो अगर इस ए पॉइंट से चलना शुरू करता है तो पहले एक सेकंड में बेटा वो कितना चलेगा? 5 मीटर। नेक्स्ट एक सेकंड में वो फिर से कितना चलेगा? 5 मीटर। नेक्स्ट एक सेकंड में वो फिर से कितना चलेगा? 5 मीटर। नेक्स्ट एक सेकंड में वो फिर से कितना चलेगा? 5 मीटर। यानी कि द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 5 मीटर्स इन 1 सेकंड। तो बेटा ये 5-5 मीटर ही कवर करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मींस इफ द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला टर्म है, बहुत ही बेसिक टर्म है और इसका नाम है वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। और अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दूं तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है ना? इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो जरा चेक करो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए वेलोसिटी भी प्यारे बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर था, स्पीड भी स्केलर है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है।
क्लियर है? आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो जरा ध्यान से देखो, चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट तो बेटा मीटर ही होता है ना। सो मीटर अपॉन सेकेंड या फिर सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। तो ये हो गया एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये हो गया बेटा सीजीएस सिस्टम में, ठीक, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कई बार देखो स्पीड को हमें चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। स्पीड जो है प्यारे बच्चों वो किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है ना। स्पीड है, वेलोसिटी है, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में भी हो सकता है, टाइम जो है वो आवर्स में हो सकता है ना। सो 1 किलोमीटर पर आवर दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। अब मुद्दा यह है कि सर इसको हम लोग क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, 1 किलोमीटर में बेटा कितने मीटर्स होते हैं? 1000, है ना। और एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, है ना। तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी कि वी कैन राइट 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं प्यारे बच्चों। 0 देखो कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा, इधर करेंगे 18 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सिंपल। 5/18 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, मैं कहूं बेटा जरा 5 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या करेंगे भाई? इसी 5 में 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 25/18 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। ये सब इतना करने की जरूरत बार बार हमको नहीं है। क्लियर? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कभी आपसे उल्टा पूछा जाए, है ना, अपोजिट पूछ दिया जाए, तो अपोजिट पूछने का मतलब यह है, अगर मैं आपसे यह कह दूं कि भाई मीटर पर सेकेंड को इस बार किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, तो जरा चेक करिए हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। जरा चेक करिए कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, चेक करिए जरा कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो जरा, अगर हमसे कहा जाए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाना है, तो इसी फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना। इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 1 मीटर पर सेकंड। देखो 1 मीटर पर सेकंड, ये सब इधर भेजो, जरा लेफ्ट हैंड साइड में भेजो। 18 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा। सो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट कर दो जरा किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे? यू विल मल्टीप्लाई दिस 10/18/5। ये होगा 2 और ये बन जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यानी 36 किलोमीटर पर आवर जो है दैट इज इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया प्यारे बच्चों कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, है ना, यूनिट्स का कन्वर्जन। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। ठीक, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप लोग समझ गए होंगे अब आई थिंक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? अब यहां पर देखो कह रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
स्पीड और वेलोसिटी हमेशा प्यारे बच्चों बराबर नहीं होते हैं, है ना। तो कब बराबर नहीं होते हैं जरा देखो। देखो अगर किसी सिचुएशन में सोचो, अगर किसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, अगर किसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, है ना, देन इन दैट सिचुएशन स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, है ना। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए तो स्पीड और वेलोसिटी भी प्यारे बच्चों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा। तो बेटा जरा सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह के पाथ पर मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मान लो ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक, स्ट्रेट लाइन पाथ पर जब वो मूव करेगा, मान लो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक मूव कर गया, ए से बी की जो दूरी है अगर वो 10 मीटर है, if this distance is let us suppose 10 मीटर, है ना, if this distance is 10 मीटर, तो जरा चेक करिए, इस डिस्टेंस को अगर मैं मान लूं ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी तो यही है ना। इन दिस सिचुएशन if the object is moving along, if the object is moving along straight line, if the object is moving along a straight line, distance covered by object will be equal to डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या लाइन लिखा जरा ध्यान से पढ़िए, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और जरा इस सिचुएशन में आप चेक करो, बेटा डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, कितना कवर किया, 10 मीटर, क्लियर। और वही किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है, तो बोलो उसका जो डिस्टेंस है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों क्या होगा, बराबर, ठीक। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर बराबर है तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर है। दैट मींस स्पीड और वेलोसिटी इक्वल सिर्फ तभी होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, और ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, क्लियर। लेकिन अगर प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन पर मूव ना करे, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, देन डिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर नहीं होगा। इनफैक्ट इन दैट सिचुएशन displacement will be certainly less than distance, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट है, तो ये छोटा होगा और डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव नहीं कर रहा है। दैट मींस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग कर्व्ड पाथ, if the object is moving along curved path, इसको नीचे कर लेते हैं, just a minute, if the object is moving along curved path, if object is at curved path, मतलब अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन डिस्टेंस बड़ा होगा, सीधी बात, ठीक। बट इफ ऑब्जेक्ट इज एट स्ट्रेट लाइन पाथ, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, तब इन दैट सिचुएशन
in that situation displacement will be equal to the distance. अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस प्यारे बच्चों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब अगर दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया जाए, अगर दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट displacement is always less than or equal to distance. Displacement is always less than or equal to distance. Distance जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस छोटा हो जाए और डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए। क्लियर, ये कभी नहीं होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर को एकदम डेप्थ में ले जाते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, एक एक चीज समझ में आ रही होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्लियर, अब जरा देखो अगला कॉन्सेप्ट है बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेशन में है। और एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, if the velocity of the object is changing, है ना, if the velocity of the object is changing then it is in acceleration. अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेशन में है। ठीक, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला A इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज। डेल्टा क्या डिनोट करता है, चेंज। ठीक, मैं लिख भी दे रहा हूं, डेल्टा डिनोट्स चेंज इन क्वांटिटी। जिस भी क्वांटिटी के साथ आप डेल्टा लगाओगे ये उस क्वांटिटी में होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे डेल्टा T चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा M चेंज इन मास, है ना, डेल्टा D चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डिस्टेंस, कुछ भी आप कह सकते हो। क्लियर, कहने का मतलब क्या है, डेल्टा जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट प्यारे बच्चों करता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल। क्लियर, अब अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो जरा चेक करिए यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन अगर मैं लिखूं तो भाई वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या होता है बेटा, सेकंड, है ना। इसका होगा मीटर पर सेकंड और इसका होगा सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, सिमिलरली सीजीएस में देखोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एसआई सिस्टम में और ये हो गया आपका सीजीएस सिस्टम में। क्लियर, सो एक्सेलरेशन क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेशन में। क्लियर, ठीक। अब जरा नेचर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन जो है वो स्केलर होना चाहिए या वेक्टर होना चाहिए। देखो, क्योंकि बात वेलोसिटी की किया है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इसलिए एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर,
यानी कि इसके पास डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन हैज फिक्स्ड डायरेक्शन। अब जरा सोचो, अगर मैं टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और एक बार मैं यही डिस्कशन कर रहा हूं, सेम डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो जरा ये बताओ दोनों में से कौन सा मोशन एक्सेलरेटेड रहा होगा, है ना। यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड बोलोगे या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को? देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या बताया था मैंने, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है भाई साहब, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कैसी होगी, कांस्टेंट। और बेटा अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल कर रहा है तो बोलो इसकी वेलोसिटी भी कैसी है, कांस्टेंट। इट्स वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट। और अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप मुझे बता दो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? अरे भाई नहीं होगा, है ना, यही तो मतलब है। अगर कांस्टेंट है बेटा तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। और अगर चेंज इन वेलोसिटी यही जीरो हो गया, न्यूमरेटर ही जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन भी कितना आएगा भाई साहब, एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो। इट मींस यूनिफॉर्म मोशन इज अनएक्सेलरेटेड। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन जो है ये कैसा होता है, इट इज अनएक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है, अनएक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म। क्लियर? अब आ जाओ जरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने क्या बताया था, इफ द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट सिंपली मींस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूं तो भाई साहब वेलोसिटी भी इसकी कांस्टेंट नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो कुछ ना कुछ तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, है ना। अगर वेलोसिटी मान लो बदल रही है, पहले 5 मीटर पर सेकंड थी अभी 8 मीटर पर सेकंड है, तो बेटा चेंज कितने का हुआ, 3 मीटर पर सेकंड का। क्लियर? तो इसका मतलब अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो बेटा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेटेड मोशन भी हम लोग कह सकते हैं। यानी कि मोशन के कितने टाइप, 2 टाइप। मोशन के 2 टाइप, यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन इज अनएक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एक्सेलरेटेड। क्लियर? तो एक्सेलरेशन क्या है और कितने तरह के मोशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन, क्या ये बात आप सबको बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ गई है ना, अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक, आओ थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, आओ मजा दिलाते हैं आपको, और डेप्थ में आओ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बेटा सिंपल मतलब है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, है ना। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यह भी हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई एक्सेलरेशन का मतलब तो यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी कि इसका मतलब बेटा वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। जरा फील लो, थोड़ा सा फील लो भाई साहब, जरा समझो। अगर बेटा मैं बोलूं एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहले तो यूनिट चेक करो, यूनिट सही है कि नहीं है। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है भाई साहब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना,
तो मैंने वही लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुद्दा ये है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सर मतलब क्या है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी कितना चेंज करेगा? 5 मीटर पर सेकंड। दिस ऑब्जेक्ट, देखो, इट सर्टेनली मीन्स दिस ऑब्जेक्ट increases its velocity by 5 meter per second in every second। मतलब ये ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी कितनी बढ़ाएगा? 5 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में। यानी कि अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, मान लो स्टार्टिंग में भाई टाइम की वैल्यू हम लोग 0 मानते हैं, t बराबर 0 है ना। इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 थी, ठीक। इनिशियली t बराबर 0 पर वेलोसिटी भी कितनी थी? 0 थी। क्लियर? जस्ट बेटा एक सेकंड के बाद अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अच्छा, फिर से एक सेकंड के बाद टाइम 2 हो जाएगा एंड वेलोसिटी विल बिकम 10 मीटर पर। फिर से एक सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। फिर से एक सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ में आ रहा है? द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी बाई 5 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड। हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेक कर लीजिए 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। ये मतलब है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर एवरीवन? है ना? क्या ये सबको बात समझ में आ गई है? क्लियर? अब जरा आगे आओ। अच्छा सर, अगर बेटा एक्सेलरेशन में आपको दे दूं -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सर इसका क्या मतलब है सर? आओ बताते हैं भाई। अगर आपको यही एक्सेलरेशन निगेटिव दे दिया जाए तो पहली बात देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन ही बोलते हैं, या फिर रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन बोलते हैं। क्लियर? निगेटिव एक्सेलरेशन। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा। इसका मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट, this object decreases, everything is same, but this object decreases its velocity by 5 meter per second in every second। इस बार ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी को हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड कम कर देगा, है ना। तो निगेटिव एक्सेलरेशन को बेटा रिटार्डेशन बोलते हैं, और रिटार्डेशन का मतलब यही है कि वो हर एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। और अगर रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी भाई साहब। भाई पहले ये मूव कर रहा होगा तभी तो रिड्यूस करेगा यार। मान लो इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो एक सेकंड के बाद बेटा स्पीड 5 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी, तो कितनी बनेगी? 15 मीटर पर सेकंड। फिर से एक सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड और कम हो जाएगी, तो कितनी बनेगी? 10 मीटर पर सेकंड। फिर से एक सेकंड के बाद और कम हो जाएगी, तब कितनी बनेगी? 5 मीटर पर सेकंड। फिर से एक सेकंड के बाद और कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी कितनी बनेगी? 0 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? है ना। यहां पर देखो क्या हो रहा है, दिस टाइम वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। वेलोसिटी जो है मेरे प्यारे बच्चों लगातार वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्लियर?
है ना? क्लियर है सबको? आई होप कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी। अब मैं निचोड़ बताता क्या? इफ acceleration is positive, it simply means velocity of the object is increasing. अगर acceleration positive है तो velocity बढ़ेगी. If acceleration is negative, it certainly means velocity is decreasing. Clear? सीधी सी बात, ठीक? सीधी बात, नो बकवास। क्या? अगर acceleration पॉजिटिव है वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी घट रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोलते हैं। ठीक? आई थिंक कुछ फील आ रहा होगा भाई साहब, है ना? फील आ रहा होगा। अब आ जाओ बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट मींस इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। पहले एक सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, अगले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, अगले एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। मतलब इस बार वेलोसिटी के बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, उसको बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट ये आपके सिलेबस में नहीं होता है तो जाने दो, इसकी ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। रिटार्डेशन क्या है, डिसेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, बोलो ये मैं समझा चुका हूं, है ना? दिस इज क्लियर आई होप, है ना? अब आ जाओ जरा, एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, न्यूमेरिकल आ गया है, देखते हैं जरा। व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, देन रिटार्डेशन विल बी। सबसे पहली बात, कार की इनिशियल जो स्पीड थी मेरे प्यारे बच्चों वो 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक? और कार की फाइनल स्पीड क्योंकि वो रेस्ट पर ले आया तो 0 मीटर पर सेकंड होगी। भाई ब्रेक लगाओगे तो स्पीड रुकेगी, कम होगी, है ना? फाइनली रेस्ट पर ले आया और कितने समय में ले आया? 20 सेकंड, है ना? क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो बोलो एक्सेलरेशन मस्ट बी नेगेटिव, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, है ना? तो हमको यहां पे कैलकुलेट करना है उसी रिटार्डेशन की वैल्यू, और एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना लगा उसको? 20 सेकंड का, तो वैल्यू हो गई -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? दैट इज -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिटार्डेशन, है ना? डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। आई थिंक समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां पर हम लोग बेटा निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। यहीं पर प्यारे बच्चों अगर हमसे कहा जाए कि सर एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड बता दो, है ना? तो दिस विल बिकम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल। टोटल अगर हमसे कहा जाए कि सर एवरेज स्पीड बता दो तो यही बन जाएगा बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सिंपल। क्लियर? ये क्या है? दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या है? दिस इज एवरेज स्पीड, है ना? स्पीड और वेलोसिटी बेटा दोनों को ही हम लोग v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आप थोड़ा फील अपने अंदर रखना, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि कब स्पीड लिख रहे हो और कब वेलोसिटी लिख रहे हो। क्लियर? सो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन।
सिंपल, क्लियर। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही हो तो वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड। देखो जरा इस पर कोई क्वेश्चन भी हमारे पास होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर at a uniform speed of 40 kilometer per hour and next 30 kilometer at uniform speed of 20 kilometer per hour, find its average speed। एवरेज स्पीड बताइए। अच्छा जी, देखो जरा, कह रहे हैं कि ये कार है वो 30 किलोमीटर चलती है 40 की स्पीड से। तो पहला 30 किलोमीटर वो चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। और नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो चलती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहां पहुंच जाती है। हमसे कह रहे हैं फाइंड एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड का जरा मतलब बताओ मुझे, एवरेज स्पीड का मतलब बताओ मुझे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो, यही तो होता है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बेटा टोटल डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। लेट अस सपोज ए से बी तक जाने में टाइम लगा T1 और बी से सी तक जाने में टाइम लगा T2, है ना। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, सिंपल, क्लियर। अगर हम लोग यही टोटल टाइम निकाल ले खाली तो काम चल जाएगा भाई। ए बी और बी सी तो हमको पता है, ए बी है 30 किलोमीटर और बीसी डिस्टेंस भी कितना है हमारा 30 किलोमीटर, ये तो मैं जानता हूं। सिर्फ टाइम मिल जाए, यहां का टाइम यहां का टाइम, काम चल जाएगा, क्लियर। तो आइए जरा देखते हैं, फॉर मोशन ए बी वाले मोशन में देखो, ए बी वाले मोशन में देखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई। तो स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर और टाइम कितना है T1। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या टाइम की वैल्यू 30/40 होगी, यानी 3/4 आवर्स होगी, है ना। मैं देखो ये किलोमीटर में, ये आवर्स में, तो हमारा टाइम आवर्स में आएगा, क्लियर। बट फॉर मोशन बी टू सी, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है 30 और टाइम कितना है T2। तो यहां से T2 की वैल्यू आएगी 30/20 यानी 3/2 आवर्स, क्लियर। ए से बी तक जाने में 3/4 आवर्स लगेंगे, बी से सी तक जाने में 3/2 आवर्स लगेंगे। तो भाई रख दो वैल्यू उठाकर, 3/4 प्लस 3/2। वैल्यू जरा चेक करिए, 30 प्लस 30 60, यहां पर एलसीएम कितना लेंगे 4, ये बनेगा 3, ये बनेगा 6, क्लियर, है ना, 6। तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम 60 डिवाइडेड बाई, ये बनेगा 9 और ये 4 जाएगा हमारा ऊपर, 4 जाएगा हमारा ऊपर। तो वैल्यू कितनी आई एवरेज स्पीड की, इसको मैं 3 से कैंसिल कर सकता हूं 20 और इसको कर सकता हूं 3। तो प्यारे बच्चों, दिस विल बिकम 20 इंटू 4 यानी 80 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट हो गया किलोमीटर पर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से देख लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं एक घूंट और फिर हम लोग आगे जो है चैप्टर को बढ़ाते हैं। आई थिंक आप सबको ये चीज तो बढ़िया मस्त एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, देख लो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मोशन की बात करें, दो तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में केवल एक फॉर्मूला है और वो है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, इफ यू डिस्कस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन। ठीक, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये जो लिखा है ना, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन,
देखो बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। बहुत सारे बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्लियर। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। वी हैव इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कब करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर अप्लाइड ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कब अप्लाई करोगे भाई, जब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशंस अप्लाई नहीं होगी, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। और बेटा, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दीज आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और v square is equal to u square plus 2as. These are equations of motion. These are applied only when acceleration is constant. अब आइए जरा एक एक करके मैं आपको इक्वेशंस के बारे में बताता हूं। देखो, इन इक्वेशंस में बेटा u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब होता है टाइम टेकन, और s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। s का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। So in these formula, these are symbols. U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, V का मतलब फाइनल वेलोसिटी, A का मतलब एक्सेलरेशन, T का मतलब टाइम, और S का मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब आ जाओ जरा देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरे प्यारे बच्चों, पहली इक्वेशन अगर डिराइव करनी है तो पहली इक्वेशन का डेरिवेशन स्टार्ट होता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। व्हाट इज एक्सेलरेशन? Change in velocity upon time interval. Acceleration क्या होता है? Change in velocity upon time interval. और change in velocity का मतलब क्या हुआ भाई? इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, तो मेरे प्यारे बच्चों चेंज क्या हुआ? v माइनस u। टाइम इंटरवल क्या है? फाइनल टाइम t है, इनिशियल टाइम 0 मानते हैं हमेशा, तो t माइनस c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, इस u को इधर ले आएंगे तो u प्लस at इज इक्वल टू v, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू u प्लस at। सिंपल। पहली इक्वेशन का जो डेरिवेशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना। देखो, अगर मैं एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद दिलाऊं तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, सिंपल सा फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो है क्या वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, है ना भाई। वेलोसिटी जो है v जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, क्लियर। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इनिशियल वेलोसिटी ले या फाइनल वेलोसिटी ले? भाई यहां तो दो वेलोसिटीज है ना, इनिशियल भी है फाइनल भी है, कौन सी ले? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर क्या लोगे? एवरेज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या लोगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज वेलोसिटी लेंगे हम यहां पर, चलो लिखते हैं जरा।
वी विल कंसीडर v एवरेज। ठीक, और जरा देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, तो बेटा दो नंबर्स का एवरेज कैसे लेते हो? u प्लस v बाई टू मल्टीप्लाइड बाई t। क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस, देखो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, और हम लोग फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी का मतलब u प्लस at होता है, तो हम यहां पर भी इस v की जगह क्या लिख सकते हैं? u प्लस at। तो देखो u प्लस at बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाई t। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2u प्लस at बाई टू मल्टीप्लाइड बाई t। सो s इज इक्वल टू u प्लस at बाई टू मल्टीप्लाइड बाई t, और इस t को अगर मैं अंदर ले आऊंगा तो इक्वेशन हमारी बनेगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू, इस t को अंदर ले आओ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रही इक्वेशन का डेरिवेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन। क्लियर? देख लो भाई, कोई दिक्कत हो वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे ले जाओ और देखो। ठीक है ना? अगर आप वन शॉट पूरा देख रहे हो तो मेरी गारंटी आपको मजा आ जाएगा, है ना? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at अगर है तो इसको बेटा दोनों तरफ होल स्क्वायर कर सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2uat प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, है ना? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चेक कर लो, वही तो किया है हमने। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, कॉमन करो, ये दोनों टर्म से 2a कॉमन करो, है ना? तो यहां तो देखो 2 दिख रहा है, a दिख रहा है, क्या बचा? ut। कहेंगे सर यहां a तो दिख रहा है सर, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं भाई, अब देखो जरा, बोलो सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई सेम नंबर 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें कौन सी दिक्कत है भाई? 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का डिवाइड कर लो, 2 कैंसिल हो गए, 1 ही आ जाए। लेकिन अब फायदा क्या हुआ? ये वाला 2 दिख रहा है ना, देखो 2 दिख रहा है, a भी दिख रहा है, तो क्या बचेगा? एक a बचेगा, क्या बचेगा? एक a बचेगा, t स्क्वायर बचेगा बाई 2 बचेगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। जरा चेक करो ये क्या है? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो दिस इज s। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ, देखो थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन में पहली इक्वेशन भी यूज हो गई और यहां पर दूसरी इक्वेशन भी यूज हो गई। दूसरी इक्वेशन की डेरिवेशन में केवल पहली इक्वेशन मैंने यूज किया था, ठीक? और पहली इक्वेशन की डेरिवेशन सीधे सीधे एक्सेलरेशन से ले आए थे। क्लियर है ना? समझ में आ गया होगा। देखो ये तीनों इक्वेशन कब अप्लाई करोगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ये इक्वेशंस हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। दीज आर अप्लाइड ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं a bus increases its speed from 20 km per hour to 50 km per hour in 10 seconds. Its acceleration is. सेम टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे किया था, लेकिन वहां पे हम लोगों ने रिटार्डेशन निकाला था। देखो इनिशियल स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब पहले इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारे आंसर देख लो मीटर और सेकंड्स में, ठीक? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना बेटा 5/18 से मल्टीप्लाई बोलो करना पड़ेगा। क्लियर? इतने मीटर पर सेकंड, यानी कि इट विल बिकम 100/18 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 में भी अगर मैं 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी मीटर पर सेकंड में आएगा, यानी कि 250/18 मीटर पर सेकंड।
टाइम कितना लगा 10 सेकंड का, तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v कितना है हमारा 250/18, u कितना है 100/18 प्लस एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है, और मेरे प्यारे बच्चों टाइम कितना है 10 सेकेंड। सो 250 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 10a। तो ये जरा सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा 150/18 इज इक्वल टू 10a। यहां से एक्सेलरेशन a कितना मिलेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दैट विल बिकम 15/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा जरा देखो 15/18 बोलो 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी, तो मैंने उसको सीधे क्या किया, टिक किया। 15/18 है ना, 1 से तो छोटा होगा भाई, ऊपर न्यूमरेटर में छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, बोलो यार, है ना। तो रेशियो जो आएगा वो 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा यहां पर एक ही ऑप्शन है, तो हमने क्या किया, टिक कर दिया। क्लियर है ना। अब हम लोग अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर आ गए, और हमारा अगला पार्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ग्राफ क्या है। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ग्राफ क्या है? ग्राफ रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक क्वांटिटी को चेंज करेंगे तो दूसरे पर क्या फर्क पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ, है ना। एक क्वांटिटी में चेंज करेंगे, दूसरे पर क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक, सिखा रहा हूं। देखिए जरा, लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे प्यारे बच्चों वाई एक्सिस, ठीक। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और अगर हम लोग कोई एक ग्राफ बनाए, लेट अस कंसीडर अ ग्राफ लाइक दिस, ठीक। इस तरीके का हम लोग ने एक ग्राफ, देखो इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब ये है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो इसको कैसे हम स्टडी करेंगे, कैसे समझेंगे बेटा। जब x की, देखो ये तो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन पर x और y कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होते हैं, ये तो आपने मैथ्स में पढ़ी रखा, क्लियर। तो यहां पर जब x जीरो था तब y भी, y की वैल्यू क्या थी, ये थी। यानी कि स्टार्टिंग में जब x जीरो था तब भी y की कुछ वैल्यू थी, क्लियर। और उसके बाद से लगातार जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। अगर मैं किसी एक पॉइंट पर आपको दिखाऊं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, जरा चेक करो, इस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहां पर देखो x की कोई वैल्यू होगी, मान लो यहां वैल्यू 2 है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग बेटा y देखो यहां पहुंच गया, y चेक करो यहां पर है, क्लियर। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y यहां पर आया, और ये y हो सकता है 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। ऐसे ही आगे कोई पॉइंट देखो, मान लेते हैं यहां 4 है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे प्यारे बच्चों जरा चेक करो, चेक करो, ये भी बढ़ गया। इसके करस्पॉन्डिंग 4 के करस्पॉन्डिंग ये बढ़ के 3.5 हो गया। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, क्लियर। x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, क्लियर। जरा सोचो बेटा, यहां पर डिपेंडेंट कौन है, y डिपेंडेंट है किस पर, x पर। तो हमेशा याद रखना x
एक्सिस पर वही क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और वाई एक्सिस पर वो क्वांटिटी होती है जो एक्स पर क्या करें, डिपेंड करें। ठीक, जो एक्स पर डिपेंड करें। क्लियर? सो आसान करते हैं थोड़ा आपके लिए, इजी कर देते हैं। मान लो एक्स एक्सिस पर बेटा हम लोगों ने लिया टाइम, और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने लिया स्पीड या वेलोसिटी। क्लियर? तो देखो इससे क्या पता चला, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रही है, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो बोलो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है कि नहीं है। यानी ग्राफ देखकर हमने बता दिया कि मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन। देखो बेटा, किसी भी ग्राफ से, फ्रॉम एनी ग्राफ वी कैन कैलकुलेट ओनली टू थिंग्स। किसी भी ग्राफ से केवल दो चीजें निकाली जा सकती है, पहला उस ग्राफ का स्लोप, और दूसरा उस ग्राफ के नीचे का एरिया, यानी एरिया अंडर ग्राफ। ओनली टू थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड एरिया अंडर द ग्राफ। स्लोप का मतलब क्या है, इंक्लिनेशन। स्लोप का मतलब क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन अगर आपने बनाई है, जैसे ये लाइन हमने बनाई, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, कितना एंगल बना रही है, उसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये स्लोप। ठीक, इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जरा सोचो, अगर हमें मान लो निकालना हो कि भाई एक्स एक्सिस के साथ ये कितना इंक्लाइंड है, तो बेटा इसी एक्स एक्सिस के पैरेलल, चेक करो, इसी एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी, है ना, एक लाइन हमने बना दिया। अगर आपको ये पता करना हो कि भाई कितना इंक्लाइंड है, तो देखो थीटा एंगल बना रहा है ना, इंक्लिनेशन मिल जाएगा बहुत आसानी से। यही इंक्लिनेशन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। दिस इंक्लिनेशन रिप्रेजेंट्स स्लोप। ठीक है, आप लोग छोटे हैं इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। किसी भी ग्राफ में बेटा अगर आपको निकालना हो स्लोप, ठीक, तो तरीका क्या है, चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। स्लोप निकालने का तरीका सिंपल है, क्या मैंने बताया, चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर? वाई एक्सिस पर क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, सो यहां पर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्स एक्सिस पर है टाइम, यानी चेंज इन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और बोलो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या यही एक्सेलरेशन होता है? क्या यही एक्सेलरेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब स्पीड टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, उसका स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। उसका स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है? क्लियर है। अब मैटर ये सर डेल्टा वाई क्या है सर, इस ग्राफ में डेल्टा वाई क्या है सर? बेटा इन दिस ग्राफ this distance is delta y, ये, and this distance is delta x. delta y change in quantity on y axis। कितना चेंज हुआ? देखो यहां पे पहले 3 था, है ना, इनफैक्ट हम लोग अगर यहां से देख रहे हैं तो मैं यहां भी लिख रहा हूं, यहां पर मान लो वैल्यू थी 2.5, यहां 2.5, फिर 3, फिर 3.5, यहां 2, यहां 4। क्लियर? जरा चेक करो डेल्टा वाई कितना है, 2.5 से बढ़ के कितना हो गया, 3.5। बेटा चेंज कितने का हुआ, 1 यूनिट का। कितने का चेंज हुआ, 1 यूनिट का। 3.5 माइनस 2.5, 1 यूनिट। और यहां पे था 0, यहां पे है 4, तो डेल्टा एक्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4। डेल्टा एक्स कितना है, 4। क्लियर? तो अगर कोई स्लोप पूछेगा, इस ग्राफ का कोई स्लोप पूछेगा, तो दैट स्लोप इज 1/4। ठीक, इस ग्राफ का अगर कोई स्लोप पूछेगा
तो दैट स्लोप इज 1/, चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस 1/4। क्लियर? और इसने क्या रिप्रेजेंट किया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी एक्सेलरेशन। क्लियर है ना? आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। देखो थोड़ा सा मामला अब लेवल बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। पानी वानी पी लो, है ना समझ में आ रहा होता, ठीक, फिर से आओ वापस पानी पी करके, फिर समझना शुरू करो। क्लियर? एरिया अंडर द ग्राफ, तो आप सिंपल समझ रहे हो भाई, इस ग्राफ के नीचे का एरिया। इस ग्राफ के नीचे कौन सा एरिया बन रहा है भाई? सबको पता है, ट्रेपेजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसके नीचे देखो, ट्रेपेजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? या फिर ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, ये तो कर सकते हो भाई। ट्रायंगल का एरिया तो निकालना आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये देखो रेक्टेंगल का एरिया है, तो ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना बड़ा आसान है। क्लियर? और एक बात ये ध्यान रखना, एरिया रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ, एरिया रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ quantity on y-axis and quantity on x-axis। एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या है? मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्सिस पर क्या है? वाई एक्सिस पर स्पीड है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। अगर स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या आएगा? डिस्टेंस। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मतलब इस ग्राफ के नीचे का जो ये एरिया है, वो एरिया बेटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस। इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। सिंपल। इसका मतलब किसी भी ग्राफ को देखकर पहली चीज तो हम डायरेक्ट बता पाएंगे कि सर ये बढ़ रहा है तो सर ये भी बढ़ रहा है, मतलब वाई एक्सिस पर जो चीज है वो भी बढ़ रही है, मतलब जब टाइम बढ़ रहा था तो सर स्पीड भी बढ़ रही थी। दूसरी चीज हम इस ग्राफ का क्या बता पाएंगे? स्लोप, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स। तीसरी चीज हम क्या बता पाएंगे? इसका एरिया, और इसके नीचे का एरिया तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, लेकिन वो एरिया रिप्रेजेंट क्या करेगा? क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस इनटू क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है ना? आई होप समझ में आया होगा। और ये चीज जरूर अगर प्रॉब्लम करे तो फिर से देखना जरा एक बार। क्लियर? चलो आ जाओ जरा कुछ ग्राफ्स की बात करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो जरा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है। सबसे पहली चीज जरा ध्यान से देखो और मुझे देख के बताओ, क्या ये तुमको फील आ रहा है कि सर जब टाइम बढ़ रहा है तो सर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है? सर टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, क्या इस बात का फील आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? है ना? और यहां पर जरा चेक करके देखना, इस ग्राफ में अगेन हम दो ही चीज निकाल पाएंगे। सबसे पहला है इस ग्राफ का स्लोप। इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? जरा सोचो, स्लोप क्या बताता है? क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, डिस्टेंस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस यानी टाइम। और बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। यानी कि अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। स्लोप क्या बताएगा? स्पीड। अब देखो यहां मैं निकाल इसलिए नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे इसके करस्पॉन्डिंग यहां वैल्यू नहीं पता है। मान लो इसके करस्पॉन्डिंग, देखना जरा ध्यान से देखना भाई साहब, है ना? ध्यान से देखना, मैं इसके करस्पॉन्डिंग यहां बना दे रहा हूं। मान लो यहां पर टाइम था 10 सेकंड का, ठीक, और यहां पर स्पीड वो चल गया मान लो 20 मीटर के बराबर। डिस्टेंस उसने 20 मीटर कवर कर लिया। यहां 10 सेकंड होता, यहां 20 मीटर होता, तो बोलो मैं इसका स्लोप बता सकता था। स्लोप क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। कितना चेंज हुआ? 0 से 20 यानी कि 20 मीटर। चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस यानी 10 सेकेंड। तो बेटा स्पीड कितनी आ जाती है? 2 मीटर पर सेकेंड। अगली चीज इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते थे? एरिया अंडर द ग्राफ।
एरिया अंडर द ग्राफ। उस एरिया की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे सर इसके नीचे का एरिया तो सर ट्रायंगल होगा। सर अच्छी बात है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस 10 इंटू हाइट कितनी थी? 20। तो वैल्यू कितनी आएगी भाई? कितनी आएगी? 100। क्लियर? 100। लेकिन मुद्दा ये है कि ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? दिस विल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, मतलब डिस्टेंस इनटू टाइम। और मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस इनटू टाइम? कुछ नहीं होता है। सोच लो, जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब एरिया तो आएगा 100, नो डाउट। यूनिट भी मैं लिख दूं क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो मीटर सेकंड होगा, मीटर सेकंड होगा। लेकिन बेटा ये कुछ खास चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दिस विल नॉट रिप्रेजेंट, मैं यहां लिख रहा हूं, दिस विल नॉट रिप्रेजेंट एनी स्पेशल क्वांटिटी, है ना। तो आप एरिया निकालो ना निकालो, कोई बहुत बड़ा फायदा उससे या बहुत बड़ा नुकसान हमारा उससे नहीं हो पा रहा। देखो, ग्राफ में आपको पढ़ना सिखा रहा हूं कि ग्राफ से निकालते क्या है, सीखते क्या है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पर आप जरा चेक करो, अगेन ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये तो सेम ही ग्राफ मुझे दिखाई पड़ रहा है ना, सेम ग्राफ मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, वो अब मैं आपको समझा चुका हूं। फिलहाल एक चीज और समझो, अगर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या ये कांस्टेंट स्पीड है? क्या ये एक कांस्टेंट स्पीड है? और अगर बेटा ये कांस्टेंट स्पीड है तो ये मोशन कैसा हुआ? ये मोशन कैसा हुआ मेरे प्यारे बच्चों? मोशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म। दिस मोशन इज यूनिफॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट ग्राफ देखो, अगर यहां पर हम लोग इस तरह के ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। देखो, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हमेशा ऐसा है, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर? यहां पर देखो ग्राफ कैसा है? कर्व्ड ग्राफ। ग्राफ कैसा है? कर्व्ड ग्राफ है ना, कर्व आ रहा है, कर्व आ रहा है। क्लियर? और अगर ये कर्व आ रहा है इसका मतलब ये कैसा है? इट इज नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है ये? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड यहां पर क्या हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? चेंज हो रही है। इट इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। इसका एक मतलब और भी हम कह सकते हैं, इसका एक मतलब हम और कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं? कि वेलोसिटी जो है खुद इंक्रीज हो रही है। ठीक, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आप लोगों के लिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, इन दिस सिचुएशन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। वो भी कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव। क्लियर? तो ये ग्राफ किसके लिए है? दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म। अब आइए कुछ स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखो एक ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, स्पीड लेकिन नहीं बढ़ रही है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड कैसी है मेरे प्यारे बच्चों? कांस्टेंट है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन अगर आप पढ़ रहे हो तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। सो दिस मोशन इज एन अनएक्सेलरेटेड मोशन। ये मोशन कैसा है? अनएक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? दिस इज एन अनएक्सेलरेटेड मोशन। और इस तरह का जो ग्राफ होता है मेरे प्यारे बच्चों, उस ग्राफ का स्लोप 0 होता है। स्लोप क्या होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है ये सोचना। स्लोप क्या बताया था मैंने? चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर स्पीड है और स्पीड चेंज हो नहीं रही है।
सो चेंज इन स्पीड 0, ठीक, इसलिए स्लोप भी क्या है, 0। ये ग्राफ देखिए जरा, स्पीड बढ़ रही है, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रही है, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो ये एक्सेलरेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। एक्सेलरेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। देखो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर। और अगर आप यहां पर एक्सेलरेशन निकालोगे तो जरा चेक करो, दिस शुड बी चेंज इन स्पीड, दिस शुड बी चेंज इन टाइम इंटरवल, एंड दिस बाय दिस अगर आप करोगे, यानी कि एक्सेलरेशन अगर आप निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, PQ अपॉन OQ। स्लोप अगर आप निकालेंगे तो PQ अपॉन OQ करना पड़ेगा, तब जाकर हमें क्या मिलेगा भाई साहब, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालो, तो हम निकाल सकते हैं 1/2, बेस कितना है OQ और हाइट कितनी है PQ, क्योंकि इसके नीचे का एरिया क्या बन रहा है, ट्रायंगल। मुद्दा यह है कि सर ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, सो एरिया रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी विच इज प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑन y एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, यानी कि दैट विल रिप्रेजेंट स्पीड इनटू टाइम। और आप ही बता दो, स्पीड इनटू टाइम बोलो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कवर्ड, और अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। भाई स्ट्रेट लाइन मोशन में बोलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, इसका मतलब आप यहां से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एंड दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीज शुरू से पढ़ाई है, बड़े आराम आराम से पढ़ाया है, डिटेल्ड वन शॉट है ये, मतलब मजा आ जाएगा आपको, लेकिन सारी चीज आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ये ग्राफ देखो, एग्जैक्टली सेम ग्राफ है, बस इसके पहले वाला जो ग्राफ था वो यहां से शुरू था, ये वाला यहां से शुरू है, मतलब ग्राफ शुरू होने के पहले भी, यानी इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, और इसी तरह का ग्राफ लेकर मैंने आपको पीछे समझाया था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहां पर स्पीड 0 से स्टार्ट हो रही है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रही है, बट ये ग्राफ कर्व है, इसलिए ये कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस तरह का आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए परेशान ना हो। अब आइए जरा हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, बट दिस टाइम बाय ग्राफिकल मेथड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन कब अप्लाई होती हैं, जब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मैं क्या बोल सकता हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। भाई साहब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, लेकिन मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है सबको। तो इन सिचुएशंस में हम लोग इक्वेशंस को डिराइव करते हैं, ठीक। और इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के बेटा 3 मेथड्स। सबसे पहला जो मैंने आपको मेथड सिखाया था ना, आज ही के लेक्चर में सिखाया था, दैट वाज जनरल मेथड, है ना, जनरल मेथड। दूसरा जो अभी हम लोग सीखने चल रहे हैं दैट इज ग्राफिकल मेथड, और तीसरा जो मेथड है दैट इज कैलकुलस मेथड। इसकी बात आपसे करेंगे जब आप क्लास 11th में आएंगे तब, मतलब इन 11th क्लास। अभी आप 9th में हैं तो कैलकुलस मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल मेथड और ग्राफिकल मेथड है। क्लियर। तो उसकी बात बाद में करेंगे, अभी हम लोग आ रहे हैं आगे ग्राफिकल मेथड। देखो मुद्दा यह था कि इनिशियल स्पीड u थी, फाइनल स्पीड v थी, और ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ रही थी।
क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। क्लियर? तो जरा ग्राफ को चेक करो बेटा। इनिशियल स्पीड यहां पर कितनी थी? u, ठीक, बढ़ते 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 फाइनल स्पीड यहां पर कितनी हो गई? v, है ना? तो फाइनल स्पीड इज v और टाइम कितना हो गया उसका? t। क्लियर? देखो किसी भी ग्राफ से मैं आपको सिखा चुका हूं, केवल और केवल दो चीजों को डिराइव किया जा सकता है। पहला ग्राफ का स्लोप, दूसरा ग्राफ के नीचे का एरिया। ठीक, स्लोप अगर मैं यहां पे कहूं तो मैं आपको सिखा चुका हूं स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसी को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। क्लियर? इसका मतलब यहां पर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? एक्सेलरेशन। आइए जरा निकालते हैं ग्राफ के स्लोप की। अगर मैं बात करूं तो इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? मैंने कहा था BD अपॉन ED, पीछे निकाल के दिखाया था ना आपको। सेम टाइप का ग्राफ था, वहां मैंने इसको निकलवाया था, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। क्लियर? अब जरा आप मुझे बताएं, अगर ये पूरी डिस्टेंस v के बराबर है और ये u के बराबर है, तो क्या ये डिस्टेंस बेटा v माइनस u के बराबर है? क्या ये डिस्टेंस v माइनस u के बराबर है? लिख सकते हैं ऐसा हम लोग। AD डिस्टेंस जो है, देखो अगर ये टाइम t है तो AD हमारा कितने के बराबर है? AD हमारा कितने के बराबर है? t के बराबर। ठीक, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AT इज इक्वल टू v माइनस यू, यू को इधर भेजिए, तो u प्लस AT इज इक्वल टू v, तो यहां से इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू u प्लस AT। इज इट क्लियर एवरीवन? है ना? तो देखो ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अब आइए जरा नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। देखो किसी भी ग्राफ से दो ही चीज की बात की जा सकती थी, पहला स्लोप और दूसरा एरिया। तो जरा देखिए, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम लोग यहां पे निकालें तो जरा सोचो मैंने क्या बताया था। एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी इनटू टाइम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। और इस ग्राफ के नीचे का अगर मैं एरिया देखूं, इसके नीचे का अगर मैं एरिया देखूं, तो ये देखो ट्रायंगल है और ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। रेक्टेंगल OADC और ट्रायंगल ADB। तो जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, OADC ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया कितना है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। इस ट्रायंगल में लेंथ कितना है? OA, और इसका ब्रेथ कितना है? OC, तो OA इंटू OC। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस AD और हाइट BD। क्लियर? और एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू OA, OA U के बराबर है और OC T के बराबर है, तो U इंटू T प्लस 1/2 AD T के बराबर है और BD अभी मैंने पीछे वाले में बताया था आपको, दैट इज V माइनस U। तो ये आपका V माइनस U के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों जरा पीछे देखो, V माइनस U किसके बराबर था? AT के बराबर। V माइनस U वॉज इक्वल टू AT, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग? AT, तो ये बनेगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू AT, यानी कि इक्वेशन बन गई S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
किस मेथड से हम लोगों ने डिराइव कर लिया मेरे प्यारे बच्चों? किस मेथड से डिराइव कर लिया? ग्राफिकल मेथड से। क्लियर? किसी भी ग्राफ से भाई दो ही चीज निकाली जा सकती है, या तो स्लोप या तो एरिया। क्लियर? अब आ जाओ जरा, नेक्स्ट आते हैं थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन। अब मुद्दा ये, सर थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी? तो बेटा निकाल तो दो ही चीज सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ यहां डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और इस ग्राफ के नीचे का एरिया हम निकाल चुके थे, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। तो अब क्या करेंगे? जुगाड़। जुगाड़ ये है कि आप सीधे लिखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना भाई? एरिया तो बन ही रहा है ना, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, है ना? सो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड क्या है? ओ ए और बी सी। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। और पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है बोलो वो ओसी होता है, ओसी होता है। बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? इज दिस क्लियर? तो मैं यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड OA और BC है, उनके बीच का डिस्टेंस OC है। सो S इज इक्वल टू 1/2 OA U के बराबर है, BC V के बराबर है, और OC T के बराबर है। S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U, और ये जो T लिखा है, ये जो T लिखा था, उस T को अगर आप यहां से निकालो, यहां से T को, तो T की वैल्यू बेटा यहां से कितनी आएगी? T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A आएगा कि नहीं आएगा? यहां से अगर मैं T को निकालूंगा तो बेटा T की वैल्यू ये आएगी V माइनस U बाई A, वही हम लोग उठा के रखेंगे। क्या रखेंगे? V माइनस U बाई A। देखो ये 2, ये A लेफ्ट में भेजो तो बनेगा 2AS, एंड दिस इज V प्लस U, V माइनस U। तो ये एक फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों आपको ये भी इक्वेशन समझ में आ गई। ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन बता दिया है। अब आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं चैप्टर के, और लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके इस चैप्टर का, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन का मतलब बड़ा सिंपल सा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन, है ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होता है? सर्कुलर मोशन होता है। क्लियर? और बेटा मान लो जब ऑब्जेक्ट यहां पर है, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसकी स्पीड देखो इस डायरेक्शन में होगी, इन दिस डायरेक्शन। यही ऑब्जेक्ट आपका जब यहां पर पहुंचेगा, सेम ऑब्जेक्ट, तो अब उसकी स्पीड ऐसी हो गई, है ना? स्पीड विल बिकम लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान से देखो जरा भाई, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जब ऑब्जेक्ट यहां पर था तब स्पीड v, जब ऑब्जेक्ट यहां पर आया अब स्पीड कुछ ऐसे दिखाई पड़ रही है। ठीक, स्पीड तो सेम दिख रही है, बट वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज चेंजिंग। भाई यहां पे डायरेक्शन ऐसा था, यहां पे डायरेक्शन ऐसा है। वेलोसिटी के पास बोलो दो चीजें होती हैं। वेलोसिटी के पास मेरे प्यारे बच्चों
दो चीजें होती हैं, क्या क्या? स्पीड और डायरेक्शन। क्लियर? स्पीड और डायरेक्शन। अगर मैं मान लूं ये सेंटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां पर आप जरा चेक करो, स्पीड इज सेम, स्पीड इज कांस्टेंट सेम, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन प्यारे बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और क्यों नहीं है? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है बेटा वो चेंज हो रहा था। क्लियर? मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज। यहां पे जब था तब डायरेक्शन ऐसा था, यहां जब हुआ तो डायरेक्शन ऐसा हुआ। यानी कि अगर किसी भी कर्व्ड पाथ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस कर्व्ड पाथ पर जो टेंजेंट होता है, यही टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर चेक करो, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और इस तरह के सर्कुलर मोशन को, इस तरह के सर्कुलर मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर है ना? ऐसा ही प्यारे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी। यहां स्पीड होगी मान लो 10 मीटर पर सेकंड, तो यहां होगी 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, वो तो होगी ही, स्पीड भी चेंज हो रहा है। क्लियर? बट यहां पर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन होता है ये? इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, है ना? इसमें एक्सेलरेशन है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेटेड मोशन है। और मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस चीज को समझिएगा, जरा इस चीज को समझिएगा। अगर यहां पर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, किसी भी सर्कुलर मोशन में देयर इज ऑलवेज एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पाथ। ऑब्जेक्ट जब ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी को चेंज कराने का काम कोई तो करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी को चेंज करने का काम करता है एक एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, और इस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पाथ। Its direction is always towards center of the path. पाथ के सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरे प्यारे बच्चों होता है। क्लियर? ठीक। तो अगर कभी भी आपको मान लो स्पीड कैलकुलेट करनी हो, जैसा कि अगला स्लाइड में मुझे दिख गया, अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है बेटा। स्पीड जो कि v है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक पूरे चक्कर में, एक पूरे सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने में, बोलो जब यहां से शुरू करेगा और फाइनली यहीं पे पहुंचेगा, तो बोलो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? सरकमफेरेंस के बराबर 2πr। और एक पूरे चक्कर को कंप्लीट करने में लगा हुआ टाइम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। क्लियर? तो स्पीड v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। सर्कुलर मोशन में अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड v इज इक्वल टू सरकमफेरेंस 2πr अपॉन टाइम t। सिंपल। यहां पर r क्या है? रेडियस,
और टी क्या है? टाइम पीरियड। टी इज टाइम पीरियड, दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लगा हुआ समय। आ जाइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक साइक्लिस्ट है जो इस तरह के सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है। एवरी 2 minutes a cyclist goes around a circular track once every 2 minutes। हर 2 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। यानी कि टाइम पीरियड बेटा कितना हुआ? 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब होता है 2 into 60 यानी कि 120 seconds। If radius of the circular track is 105 meter, calculate speed। बहुत सिंपल भाई, अगर मुझे स्पीड निकालना है तो स्पीड v इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? 2 pi r अपॉन t। सो 2 इंटू पाई यानी 22/7। रेडियस कितना है? 105 मीटर। और टाइम पीरियड कितना है? 120 सेकेंड। 2 से कैंसिल करेंगे आएगा 60, 2 से कैंसिल करेंगे आएगा 30, ये बनेगा 11। तो देखो फाइनली क्या बना? 11 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 30। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, जरा चेक करो, 7 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, 15 आएगा, और 15 को इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 आएगा। 11/2 का मतलब हुआ 5.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई सिंपल, 5.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जो नोट्स यहां पर मैंने अभी बनाए हैं, यहां पे लिखा है, ये सारे नोट्स आप स्कोर प्लस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने इस प्यारे से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अभी गूगल प्ले स्टोर से, है ना। स्कोर प्लस डाउनलोड करिए, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए। वहां पर क्लास 9th के सेक्शन में जब आप जाओगे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। सिस्टमैटिक ऑर्डर में बेटा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, और ये नोट्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मेहनत के साथ बने हैं, आपके साथ ये मेहनत की गई है, और जम के पूरे चैप्टर को वन शॉट डिटेल्ड लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। एक बार चैप्टर चकाचक हो जाएगा तो न्यूमेरिकल तो आप आराम से कर सकते हो, और मैं गारंटी ले रहा हूं जितना पढ़ा है बस यही इतने में से आपके एग्जाम में आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वन शॉट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और हाँ, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि लेक्चर कैसा लगा।